अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा ये? आप ऐसा सोचते हैं कि बड़ा झटका अमेरिका को हुआ है, हम्म। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम्म। देखो, तीन मुद्दे हैं। एक, न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान जो वैसे बोलते हैं कि बंदर के हाथ में अब दारू की बोतल आ गई हो तो क्या करेगा। ईरान में जब से आयतोला रेजिम आया है तो उन्होंने सारे मिडल ईस्ट को अनस्टेबल कर दिया है। उन्होंने हमास, हस्बुल्ला, इस्लामिक जिहाद, हुती को बनाया। उसने सारा पैसा जो ऑयल और गैस के बीच से आता है वो किसके लिए उसका इस्तेमाल किया? अपनी प्रजा के लिए नहीं। हम्म। कोई ईरानियन कार आती है, कोई ईरानियन कंप्यूटर आता है, कोई ईरानियन प्रोडक्ट आती है? नहीं। ईरान ने उसका इस्तेमाल किया मिसाइल बनाने के लिए, ड्रोन बनाने के लिए, हम्म। ये टेररिस्ट लोगों को हथियार दिया। हम्म। तो ईरान में कुछ लोगों के लिए तो प्रगति नहीं हुई है। वहाँ हम्म। के लोग तो भूखे मरते हैं, उनको खाना नहीं है, जॉब नहीं है। हम्म। तो वो जो ईरान कर रहा है अपने लोगों के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन खाड़ी के जो 6 देशों है हम्म। उसको अनस्टेबल कर रहा है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उन्होंने 60% एनरिच यूरेनियम बनाया। हम्म। अब एक बाजू बोला कि हमारे आयतोला ने, हमारे धर्मगुरु ने बोला है कि हम न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाएंगे, वो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो दूसरी तरफ 60% एनरिच यूरेनियम क्यों किया? हम्म। उन्होंने अपने सेंट्रीफ्यूज प्लांट 300 फीट नीचे क्यों बनाए? हम्म। तो ईरान का मकसद ये था कि अगर उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन बन गया हम्म। तो वो बोल रहे थे कि हम इसराइल को मार डालेंगे, उसको खत्म कर देंगे। हम्म। कितने बार आयतुल्ला ने और ईरान के काफी लोगों ने बोला है कि इसराइल इज ए वन बॉम्ब कंट्री, उसको हम्म। पहले नष्ट कर देंगे। हम्म। तो ईरान शांति से रहे, अपने दोस्त हैं, अपने जो नेबर्स हैं उसके साथ शांति के रहे। उसके बजाय वो सारी मिडिल ईस्ट में रेवोल्यूशन, अनस्टेबिलिटी, दूसरे को मार गिराओ, वही बात कर रहा है। अब अमेरिका में तो ऐसा है, सारी हाँ। दुनिया में हाँ। रशिया बोल रहा है कि नहीं, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। हम्म। चाइना बोलता है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। हम्म। सारे यूरोपियन देश बोलते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। हम्म। अमेरिका भी वही बोलता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। लेकिन तो बड़े वो साहब, तो जो यहाँ पर तो पॉइंट, भारत जी ये बात हो गई कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। उसमें ये सब यूं ही उनके साथ में आगे बढ़ते हुए, कदम से कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इससे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात अलग ये हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया भर में अलग अलग राय है। हॉर्मुज में टोल लेना जरूरी है, ये कह रहा है कतर। वो ईरान के समर्थन में खुलकर बातें करता हुआ नजर आता है। हालांकि अलग अलग उनको लेकर दलीलें जरूर दी जा रही है। मैं साहिर सर का रुख करूं, लेकिन मौलाना रिजवी साहब का मैं रुख करना चाह रही हूं इस बात को लेकर। रिजवी साहब, आपने सुना यहाँ पर भरत एच बरई जी का कहना है कि ईरान की नीयत पर भरोसा नहीं है। ईरान जिस रूप में अपनी रणनीतियां तैयार करता है, ईरान की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत बड़ी वजह है कि दुनिया का कोई भी हिस्सा, अमेरिका या फिर उसके अड़ोस पड़ोस वाले कोई भी देश ये नहीं चाहते कि ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर हो। जी नमस्कार नैना मैडम, आपको भी और आपके पैनलिस्ट में बैठे हुए तमाम मेहमानों को। अ, भरत जी ने जो बात कही है, अगर आप वेस्टर्न मीडिया उठाकर देखिएगा तो उसकी लैंग्वेज भी तकरीबन ईरान के सिलसिले में ऐसी ही है। हम्म। बिल्कुल इसी तरह से वेस्टर्न मीडिया ईरान के खिलाफ बातें करता है। और ये कुछ बात जो तो कही गई वजहें है कि होंगी ना साहब, रिजवी साहब, मौलाना साहब, कुछ तो वजहें होंगी। मैं वजह बता रहा हूँ ना। हम्म। मैं वजह यही बता रहा हूँ कि ईरान ने चूंकि अमेरिका को अपने मुल्क से निकाला और 18% हम्म। ईरान के तेल की जो आमदनी होती थी वो सिर्फ ईरान रखता था, हम्म। बाकी अमेरिका एंड कंपनी ले जाती थी। हम्म। ये उसका दर्द है, जिसे आप चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। उसकी वजह से जो अमेरिका ईरान से बाहर निकला है, हम्म। ये सारे अमेरिका के जो प्रॉक्सीज हैं, जिसमें यूएई, इजराइल, ये सारे के सारे वो ईरान के खिलाफ 40 साल से ज्यादा, 47 ईयर्स हो गए हैं। और उस वक्त से ईरान पर ये लोग जो है यलगार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और भरत जी, ईरान ने क्या बिगाड़ा था कि ईरान के इनकलाब को, क्रांति को सिर्फ 1 साल हुआ था कि सद्दाम के जरिए से ईरान पर 8 साल की जंग थोपी गई।
ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि साहब ईरान जो है वो अपने पड़ोसियों से जंग कर रहा है। ईरान के पड़ोसी ने जंग किया था या ईरान ने जंग किया था? और जब इराक ने हमला किया है तो कुवैत ने भी साथ दिया, सऊदी ने भी साथ दिया। या आपको दिखाई नहीं दिया? लाखों लोगों को मारने में ईरान के ये जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, जो अमेरिकन प्रॉक्सीज हैं, ये लोग साथ दे रहे थे और दुनिया खामोश थी। किसी ने नहीं कहा कि अमेरिका ने जो हमला करवाया है ये एक आतंकवादी हमला है। आपने कहा हिजबुल्लाह के बारे में, आपने कहा हुसी के बारे में। आप इनके हिस्ट्री देखिएगा, ये क्रांतिकारी है। ईरान का इंकलाब 79 में आया है। 79 के पहले साउथ लबनान में इजराइल ने जो हमला किया साउथ लबनान के ऊपर, तब तो ईरान का इंकलाब नहीं था। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, आप जरा सा हिस्ट्री पढ़िए, तारीख पढ़िए, किताबें पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि इजराइल ने किस तरीके से जुल्म किया है। वो महात्मा गांधी जी ने 37 में ये बात कही थी कि फिलिस्तीन जो है बिलोंग्स टू फिलिस्तीनी के लिए है। उसमें इजराइल कहाँ से आ गया? इजराइल तो कोई मुल्क ही नहीं था। आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, और उसने अब तक जो है, आज देखिए लबनान में 9 किलोमीटर वो अंदर घुस गया है और किस तरीके से वहां के फौजी जो है वहां के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उनकी औरतों को मार रहे हैं, उनके बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। दुनिया खामोश बैठी हुई है। सारा इल्जाम यह है कि ईरान ने ये किया, ईरान ने वो किया। और हिजबुल्लाह का वजूद ईरान की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इजराइल के जुल्म और सितम और अत्याचार की वजह से वही हुआ बात है कि ईरान के आप अपने बाकी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, मैं साहे सर का इसी बात को लेकर एक तरह से आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। जिस तरह से आशीष साहे जी, मौलाना असलम रिजवी साहब ने तो ईरान को क्लीन चिट दिए, कह रहे हैं कि भाई आप ईरान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ईरान को तो क्लीन चिट मिलनी चाहिए। अमेरिका और इजराइल है जो उसके घर में दाखिल हुआ, लेकिन क्या ये सिर्फ रातों रात अदावत क्रिएट हो गई? क्या आरोप और क्यों इस तरह से नाराजगी लग रही है? अब क्यों अलग थलग पड़ा हुआ है ईरान? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये बहुत अनयूजुअल नहीं है जवाब दे दीजिए इस पर्टिकुलर। जी, मैं 1 मिनट खत्म कर लेता हूँ। तो ईरान जब हम बोलते हैं, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं ईरान की जो IRGC है उसकी बात कर रहा हूँ। ये एक जो जनरलाइज करके डिस्कस करते हैं, मैं उसके सपोर्ट में नहीं रहता हूँ, क्योंकि ईरान में क्या अच्छे लोग नहीं है? बहुत अच्छे लोग हैं। फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं है? काफी थिंकिंग। क्या वहां इवोल्यूशन नहीं हुआ है? लेकिन जो एक डोमिनेंट फैक्टर होता है किसी भी सिविलाइजेशन का, किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, सीरिया, लीबिया, ये इनका एक डोमिनेंट फैक्टर होता है और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी ईरान का डोमिनेंट फैक्टर है IRGC की मिलिट्री विंग, जिन्होंने ईरान की अपनी जो सिविलियन सत्ता है, या पहले जो रजा पहलवी के पूर्वज की सत्ता थी, तो अमेरिका को अलग कर दें, ट्रंप को अलग कर दें, हमें अलग कर दें। ईरान के पास भी तो कुछ हुआ है ना, कुछ इतिहास है। 79, 89 में कुछ हुआ। ईरान में शिया सुन्नी लेकर कुछ हुआ। फिर खामखा पैलेस्टीनियन के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करना कि हम हैं। ईरान को ये किसने ये अथॉरिटी दी है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक उसी तरह अमेरिका भी, उनके पास क्या अथॉरिटी है कि वो ईरान पे जाके वहां की इंटरनल टर्मोइल को डिस्टर्ब करें? एकदम इक्वल है। मैं इसमें एकदम ऑब्जेक्टिवली बता सकता हूं कि अमेरिका का हमला ईरान पे अनलॉफुल है, गलत है, ग्रॉस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज है। लेकिन इसके साथ ईरान को जस्टिफाई कर देना, जब हम IRGC जैसे बॉडीज की बात कर रहे हैं, जिनका एक चरित्र है कि वो प्रॉक्सीज के थ्रू, अभी इन्होंने साहब ने यूज किया ना कि वो इजराइल जाके बच्चों को, औरतों को मार रहा है। ये सारे प्रोजेक्शंस, ये बहुत ही मेजर्ड प्रोजेक्शंस होते हैं और ये एक पूरे ग्लोबल डिजाइन का हिस्सा होते हैं, ताकि हम जो ओपिनियंस है उसको स्विंग कर सकें, उसमें कुछ सिंपैथी ला सकें। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इजराइल ने गाजा में किए हैं ऑपरेशंस, नो वन कैन डिनाई दैट। अभी लेबनान में ये 9 नहीं 11 किलोमीटर तक चले गए, लटानी रिवर क्रॉस कर गए, जो कि हाईएस्ट पॉइंट से 11 किलोमीटर से ज्यादा है। वो जो उन्होंने एक कैप्चर किया है फोर्ट को, फोर्ट। तो लेकिन इजराइल के सारे अटैक्स नैना जी बम्बार्डमेंट से हुए हैं। प्लीज गो टू द टैक्टिकल पोर्शंस। इन चीजों को, इन हत्याओं को कैसे हम एनालाइज करते हैं कि एरियल बम्बार्डमेंट किया, अभी टोमाहॉक मिसाइल छोड़ी, स्पैरोज मारे, बॉम्ब मार के एक बिल्डिंग को गिराया,
हाँ, और उसमें 70 लोग मर गए, कहीं 7 लोग मर गए, कहीं कुछ लोग मर गए। और हुतीज क्या करते हैं, हमास क्या करता है, हिजबुल्लाह क्या करता है, ये घर में घुसते हैं, 5 लोगों को एक पिंजड़े में डाल के सीरिया में आग लगा देते हैं, उसकी वीडियो कवरेज करते हैं। फिर एक दिन मोहल्लों में घुसते हैं, घर के अंदर जाते हैं, बेडरूम में AK-47 असॉल्ट राइफल से बच्चों को, लेडीज को, बूढ़ों को मारते हैं। फिर कुछ लोगों को, कुछ 100 लोगों को उठा कर ले जाते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो मीडिया में डिस्कस करने से लोग वायलेंट हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों के जो सो कॉल्ड ऑपरेशंस हैं वो अलग किस्म के हैं। इस बात को दुनिया को समझना पड़ेगा कि वॉर टाइप ऑफ अटैक्स जो होते हैं, बम्बार्डमेंट में कोलैटरल डैमेज, क्योंकि ये सारे प्रॉक्सीज एसेंशियली सिविलियन एरिया से, बच्चों के स्कूल से, हॉस्पिटल से ऑपरेट करते हैं। ईरान का 80 to 70% खर्चा अंडरग्राउंड सिटीज बनाने में, चूहों के बिल बनाने में क्यों गया? क्यों नहीं वो साइंस में प्रोग्रेस कर पाए? क्यों नहीं वो स्पेस में जाना पाए? क्यों चाइना के वो बलावे में आके कि ठीक है वहां से हम टेक्नोलॉजी ले लेंगे, हमें तो जी टनल्स बनानी है। खुमैनी साहब कहां सेफ्टी से अंडरग्राउंड चले जाएं 5 मिनट तक, दुनिया का कोई बॉम्ब उन तक ना पहुंच पाए, ये कैसी सोच है? और ये घर घर में घुस के बच्चों को कत्लेआम करना, लेडीज को मारना, अपने खुद की लेडीज के प्रति इनका जो रवैया है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं ये सब। लेकिन वो वुमेन, वो लेडीज कहां जाएं जिनको सांस नहीं लेने की जरूरत वो होती है, जो अपनी बातें नहीं रख सकती, वो ऑब्जेक्टिफाइड हैं। उनका लाइफ के बारे में नैना अगर आप सोचेंगे तो यू विल गेट सफोकेटेड कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ वुमेन पॉपुलेशन इस तरह के तानाशाहों के अंतर्गत डर के जिंदा है। जी आप कुछ कह रही थी नैना? नहीं ठीक है, आपकी बात पे रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं शायद। जी बताएं। ये जो बात आप कह रहे हैं साहे जी कि ईरान में ऐसा होता है और पिंजरे में ले आकर 5 लोगों को रख के जो उन्हें मार दिया जाता है, प्लीज आप मुझे इसको आप शो कर दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर गुलाम बनूंगा। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बात किसी और की, आप इसको ईरान पे या हिजबुल्लाह पे ला के फिट कर रहे हैं। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए प्लीज। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ईरान का मुखालिफ है, ये गलत बात है साहब। आप इतना पढ़े लिखे विद्यमान आदमी, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। शेयर कर दूंगा ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नाराज है? नहीं, मैं ईरान का नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ये वीडियो ईरान का नहीं है सर, आपको भी पता है, लेकिन ये वीडियो ईरान के एक प्रॉक्सी और जो कहीं ना कहीं उनसे लिंक्ड है, ओपन सोर्स में अवेलेबल है। उसका आप नाम बताइए, आपको साबित करना पड़ेगा सब। ये वीडियो आपके चैनल पे है, बड़े चैनल पे, ये गलत खबर है जी सर। ये वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो ब्रदर, नहीं ऐसा नहीं कहिए, ये ईरान के तरफ से किसी भी प्रॉक्सी नहीं है, बट yes it was a proxy of एतमाद के साथ। नहीं ऐसा I will share the video. अच्छा मौलाना असलम रिजवी साहब, मौलाना असलम रिजवी साहब, ये आप जिस वीडियो के अभी, अगर आप भले यहाँ पर ये कहा जाए कि एंटी उसमें चले जाएं, लेकिन बात ये कि इस तरह के बड़े एक तमाम में से नंबर ऑफ सीरीज केसेस नजर आते हैं ना। भरत अजबरी साहब कुछ कह रहे हैं सर। मैं मौलाना साहब को बताऊंगा, इतिहास साहब मुझे बता है। देखो, यहूदी लोग मिडल ईस्ट में 4000 साल से रहे हैं। जेरूसलम का कैपिटल किंग डेविड ने बनाया था और उसका पहला टेंपल उसका लड़का किंग सोलोमन ने बताया था। इस्लाम तो 1400 साल से आया है, इस्लाम 3000-4000 साल पहले नहीं था। तो आप बताएं कि यहूदियों का कोई नहीं है, यहूदी लोग ही वहाँ पहले रहते थे, इस्लाम आया उसके पहले। दूसरी बात, 1917 में किंग जो बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, उसके मुताबिक जो ऑटोमन एम्पायर था, टर्किश लोग, उनका कब्जा था मिडल ईस्ट पर और वो हार गए पहले वर्ल्ड वॉर में। तो यूनाइटेड नेशन जो लीग ऑफ नेशंस था, उसने ब्रिटेन को ये सौंपा था और उसने बोला कि हम मिडल ईस्ट में यहूदी लोगों को थोड़ा हिस्सा देंगे। लेकिन आप देखें तो जो सारा हिस्सा है मिडल ईस्ट का, इजराइल, जुडिया और समारिया, वो सब यहूदी थे। तो आप जानिए ही थे कि यहूदी लोग मिडल ईस्ट में 4000 साल से रह रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा किया था, इसीलिए वो मुस्लिम एरिया नहीं हो जाता। ऐसे तो देखें तो दिल्ली पर भी काफ़ी मुसलमान इन्वेडर आए थे, तो इसीलिए सारा भारत मुसलमान देश नहीं हो जाता है, हिंदू लोगों को भी रहने का हक है। दूसरा कि आपने जो बताया कि क्यों सैंक्शन लगाए, आप ही पूछिए
अमेरिकी दूतावास पर किसने कब्जा किया था? 440 दिन तक किस लोगों ने किया था? ईरान की सरकार ने क्या किया? कोई भी राजदूतावास होता है उसका कब्जा करना, उनके लोगों को बंदी बनाना किसने किया था? तो ईरान की सरकार ने क्यों किया ऐसा? ठीक है सर, जल्दी से रिजवी साहब जल्दी जवाब दीजिएगा, मुझे आगे भी रुक कर जी। यहाँ तक दूतावास पर कब्जे की बात है तो ईरान के इंकलाब को पलटने के लिए अमेरिकन दूतावास में, एम्बेसी में, जब वहाँ के जवानों ने, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जब कब्जा किया है तो वहाँ पे हजारों क्लाशिनकोव और मशीन गनें मिली हैं। क्या कोई एम्बेसी ऐसा करती है? आप इंसाफ से बताइए, इसके वीडियोस मौजूद हैं कि वो उन लोगों ने जो कब्जा किया था वो इसी बुनियाद पे किया था कि वहां से ईरान के खिलाफ अटैक हो रहे थे, हमले हो रहे थे। क्या एम्बेसी का काम यही होता है? वहां तो स्टैंप होना चाहिए, रबर होना चाहिए, ना कि जो है वहां पर असला और हथियार वो भी हजारों की तादाद। ठीक है, लेकिन देखिए सब अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपने हिस्से की सुरक्षा के लिए करते हैं। कोई देश इतना ज्यादा नासमझ तो नहीं होता संजीव श्रीवास्तव जी की किसी एक दूसरे देश की सेना को या दूसरे देश को एक बड़ा एक्सेस दे दे अपनी धरती का इस्तेमाल करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, जो रिजवी साहब का एक तरह से बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन खासतौर से कुवैत को लेकर है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि पिछले 72 घंटों में कई बड़े तो कुछ छोटे हमलों को अंजाम ईरान की तरफ से दिया गया। आखिर ईरान और कुवैत, आखिर ये तस्वीर क्यों बनती नजर आती है? और भी मिडिल ईस्ट में कई हिस्से हैं, कुवैत को टारगेट करने के पीछे ईरान की क्या मंशा नजर आ रही है संजीव जी? देखिए, कुवैत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट रीजन में पर्शियन गल्फ में एक बड़ा मिलिट्री वहाँ पर बेस है, जो अली अल सालेम एयर बेस है। वो जाहिर है कि कुवैत में स्थित है। वहाँ पर यूएस के मोर देन 13,000 ट्रूप्स मौजूद हैं, और जाहिर है कि अमेरिका का जो वहाँ प्रेजेंस है उसको ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो पसंद नहीं करती। और उसी तरीके के जब भी जो अमेरिका ने एक्शन लिया, उसके 2 ठिकानों पर अमेरिका ने जो हमले किए, उसके रिस्पांस में जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम ने अपनी फतेह 110 जो मिसाइल्स इस्तेमाल की, बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल की, उसमें कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस को टारगेट किया। और जाहिर है किसी तरीके के हमले वो 40 दिनों के युद्ध के दौरान ऐसे राष्ट्रों पर करता रहा कि जिनका कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा संजीव जी, एक और इसी बात में मैं एक और सवाल ऐड करना चाह रही हूँ। हमने देखा था कि ईरान की तरफ से कुवैत के कुछ जो द्वीप हैं उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश ईरान की एक तरह से ख्वाहिश रही थी। एक द्वीप पर अटैक करने का, उसको कब्जा करने की कोशिश थी। क्या ये ऐसा लगता है कि इसी की आड़ में अब ईरान भी अपना दायरा भी बढ़ाना चाहता है कुवैत पर? तो देखिए, ये जो सोच है, अगर इस तरीके की सोच पर इस्लामिक रिजीम चलेगी तो फिर वो सद्दाम हुसैन को याद कर ले। सद्दाम हुसैन का कुवैत पे ही जो ऑक्यूपेशन करने का क्या हश्र हुआ था, वो अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। और ये जो इस्लामिक रिजीम अगर इसी तरीके का व्यवहार करेगी कि ऐसे राष्ट्रों के ऊपर हमला करना कि जो कि शांति की बातें करवा रहे थे, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन जैसे राष्ट्रों के ऊपर हमले करने का आखिर क्या कारण है? आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर यूएस बेसिस हैं, लेकिन जो हमले 40 दिनों के युद्ध के दौरान हुए उसमें एयरपोर्ट्स को, रेजिडेंशियल इलाकों को, 5 स्टार होटल्स को, अनेक जो सिविलियन फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। अगर आप डेटा उठा के देखिए तो उन सारे जो गल्फ कंट्रीज में अनेकों लोग मारे गए और लोग घायल हुए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।